पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सीमा भाभी का साथ दूंगी। अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। ममता की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा खिंच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम पुरसी करने आए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिरी थी। अम्मा कपाल पर हाथ मार विलाप कर उठी। पिताजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी ममता अचानक दरवाज़ा खोल बाहर आ खड़ी हुई थी। ये बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई की हत्यारिन का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूँ पिताजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचिए। उनकी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? बेशरम कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं जलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में पिताजी हाफने लगे थे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला था। शीला काकी ने ममता को हाथ से पकड़कर जबरन पीछे खींच पिताजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है। जवान बेटे की मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था? काकी, तुम ही तो कहा करती थी काश महेश हमेशा को सो जाता। ममता की आंखें भर आई थी। वो बात ठीक है ममता, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो, ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फ़ायदा बेटी? सीमा भाभी भी तो किसी की बेटी ही है काकी। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते? तू क्या समझती है मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा? पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है काकी? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में है। उनके साथ ना जाने क्या हो रहा होगा और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। ममता सचमुच रो पड़ी थी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कह अपना पीछा छुड़ा गए। ना जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर ना दे। काकी ने आंचल से आंसू पोंछ डाले थे। कुर्सी पर ढाल पड़ी ममता की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थी। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व सीमा भाभी को सौंप माँ निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात माँ ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। माँ उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धा पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती, पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब महेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली सीमा भाभी मुंह नीचा किए निशब्द माँ की सीख सुनती रहती थी। मातृ पितृ विहीन सीमा ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम कर दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थी। सबके खा पी चुकने के बाद बचा खुचा उसके सामने फेंक दिया जाता था। माँ पिता एक साथ रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बना चाचा के सहारे छोड़ चले गए थे। तब वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वही मेधावी सीमा की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देख सीमा का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की झलक देख पाने के लिए सीमा को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर चाची की निगाह किताबों में आंख गड़ाए सीमा पर पड़ती तो उसकी शामत आ जाती। उसी सीमा के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से क्षिप्त भैया के साथ उन्होंने सीमा को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने सजोए सीमा इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप से शांत रहे। उनको शांत देख
ममता को लगा था शायद माँ पिताजी के जिन शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज़्यादा विरोध ममता ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही ममता न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती माँ अपने आप में सिमट कर रह गई थी। दादी हर समय पिताजी को पट्टी पढ़ाती उन्हें सुनाती रहती थी। पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पगला रहा होगा। तू ही समझ आलोक बेटा, हमारे खानदान से ना जाने किस जन्म का बदला लिया है इसके बाप ने। हमें धोखे में रख शादी कर दी अपनी लाडली की। अब इस पाप का बोझा ढोने को हम रह गए हैं। माँ बताती है पोता जन्मा है सुनकर वही दादी खुशी के मारे माँ की बलैया लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपटाए दादी अपनी किस्मत सराहती थी। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। माँ के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। मगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौर पड़ते थे कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज़ किसी के सिर दे मारना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौरे पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता। जैसे जैसे वह जवान होते गए गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। शायद उनकी शादी कर देने में पिताजी के मन में यह बात भी रही होगी। बड़े बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर माँ जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली माँ की हिम्मत पर ममता को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी ही होती तो उस समय भी इस कल्पना से ममता को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में बस भैया और ममता ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को माँ कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच पाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साध थी, उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उसके कंधे चढ़ वह सीधे स्वर्ग जाएंगी, पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार कहाँ पहुँची होंगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती ममता बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकाध दिनों घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका ममता से कोच कोच कर पूछते, क्या बात है ममता, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो माँ खाना बना रही है और भैया सो रहे हैं। प्राय दौरे के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली ममता उनके अधरों की व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। काश वह हमेशा के लिए सो जाए, इस नन्ही जान को तो मुक्ति मिलती। उसका कलंक इसे भी खा जाएगा। मोहल्ले की शीला काकी बचपन से ममता को बहुत प्यार करती थी, पर भैया के लिए कही वैसी बातों पर ममता मचल जाती। ओहो, तुम बहुत खराब हो काकी, भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे। कभी कभी भैया पर जब दौरे नहीं पड़ते वे ममता के साथ सचमुच ठीक बात करते थे। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ बेटी, मैं तो तेरे भले की सोचती थी। काकी की इस बात का अर्थ अब ममता अच्छी तरह समझती है। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी संभव नहीं था। भैया के कारण ममता ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली कहकर उससे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती। आंखों से आंसू ढलकाती ममता भी
माँ की गोदी में सिर छिपा उन्हें उलाहना दे डालती। तुम बहुत गंदी हो माँ, इतना गंदा भैया क्यों लाई? सबके भाई कितने अच्छे हैं, मेरा भाई गंदा है, वो पागल है। भाई को ऐसे नहीं कहा जाता। भगवान से प्रार्थना कर तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वह तुझे खूब प्यार करेगा ममता। माँ की उन बातों पर ममता को कितना विश्वास था। भगवान से उसने कितनी विनती की कि वो उसके भैया को ठीक कर दे, उसके भैया को कोई पागल ना कहे, पर भगवान ने उसकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे ममता बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी पिताजी मोटा डंडा उठा उसकी पिटाई भी कर देते। उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो उठता। एक बार उसने पिताजी के हाथ में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में पिताजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती ममता के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है? असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था। किसी के प्रति उनके मन में प्यार या ममता जैसे भाव नहीं थे। युवा होती ममता को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह प्राय उसके सामने पड़ने से कतराती। एक दिन शीला काकी ने अम्मा से कहा था, बहू, ममता को महेश के पास अकेले मत छोड़ना, तू तो सब समझती है। महेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से माँ भी ममता के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं ममता कितना डर गई थी। एक बात के लिए ममता माँ, पिताजी और दादी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भर्ती क्यों नहीं कराया? शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती, पर उनकी विक्षिप्तता में कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात जो कमी है उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। ममता पिताजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनय करती, पर अस्पताल में भेजने के नाम पर ही माँ अन्न जल त्याग रोना शुरू कर देती। स्वयं पिताजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागल खाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे? वर्मा जी का बेटा पागल खाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं पिताजी ये कैसे सोच पाते थे कि भैया के घर में रहने से ममता की शादी आसान हो जाती। व्यंग की एक मुस्कान ममता के होठों पर तैर आई थी। घर के असामान्य वातावरण, भैया के चीखते चिल्लाने का आक्रोश ममता के कॉलेज के डिबेटों पे उतर आया। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही न बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली ममता के अंतर में अंधड़ सा चलता रहता। पिताजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। ममता हमेशा सोचती, माँ के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों ना चले गए, काश वह चले जाए। कभी कभी ममता बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों में छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे भैया पर आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी वह तो सामान्य जीवन जी रहे थे और सामान्य ममता असामान्य जीवन जीने को विवश थी। अनजाने ही ममता अपने आप में कई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर बैठी थी। अगर कभी किसी लड़के ने ममता की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, ममता ने उसे झिड़क दिया। दोस्तों में सिर्फ माया ही उसके निकट आ सकी थी। अपने मन की बात माया से कह ममता हल्की हो जाती थी। बीए के बाद ममता ने एमए में दाखिला ले लिया और माया उसी शहर में नौकरी कर रही थी। माया के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके बड़े भाई ने घर को संभाला था। अब माया भाई के हाथ मजबूत करने को दृढ़ प्रतिज्ञा थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूँगी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है ममता?
अब उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं है। कितनी बार ममता सोचती, काश उसके भैया भी माया के भैया जैसे होते। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछ ममता उठ खड़ी हुई थी।